नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज का टॉपिक है शिक्षण सहायक सामग्री, जो कि शिक्षा दक्षता एवं संप्रेषण का एक पार्ट है। इससे पूर्व में हम लोग टीचिंग स्किल्स यानी शिक्षण कौशल एवं शिक्षण विधि एवं प्राविधियों के बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि टीचिंग एड्स। जैसा कि आप नाम से देख रहे होंगे, शिक्षण सहायक सामग्री का मतलब ये है कि शिक्षण के दौरान अध्यापक द्वारा जिन सामग्री का उपयोग लाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? शिक्षण सहायक सामग्री बोलते हैं, यानी कि टीचिंग एड्स। तो बहुत सिंपल है, शिक्षक द्वारा अध्यापन के दौरान जिन वस्तुओं अथवा सेवाओं को प्रयोग में लाया जाता है, या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि पाठ को ठीक से समझाने के लिए शिक्षक जिन जिन सामग्रियों का प्रयोग करता है वो आपकी शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है, या इसको कभी कभार हम शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री भी बोलते हैं। तो बहुत सिंपल है, इसकी डेफिनेशन सिंपल है। ओके, इसके बाद अब देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री को हम इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। देखिए, इसके दो वे हैं कैटेगराइज करने के। एक होती है परंपरागत शिक्षण सहायक सामग्री, दूसरी होती है आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री। ठीक है ना। परंपरागत में यानी जो प्राचीन काल से शिक्षण सहायक सामग्री चली आ रही है। ओके, जैसे लाइक बुक। ओके, तो जैसे पाठ्य पुस्तक का हम यूज करते हैं, श्यामपट्ट का यूज करते हैं, ये आपकी क्या कहलाती है? परंपरागत शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आती है। लेकिन जैसे अगर हम बात करें आधुनिक शिक्षण सामग्री की, तो जैसे आपका रेडियो है, टेलीविजन, दूरदर्शन, ओके, यूट्यूब, आप यूट्यूब में भी तो पढ़ रहे हैं ना, तो ये एक्चुअली क्या है? आधुनिक। इसमें जैसे एनिमेशन भी आ जाता है, तो ये आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आती है। ओके, इसके अलावा देखिए, इसका एक और कैटेगराइजेशन है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है श्रव्य, दृश्य और श्रव्य दृश्य। श्रव्य का मतलब ये हो गया ऑडियो, ओके। इसके बाद दृश्य, दृश्य का मतलब हो गया वीडियो, और इसके बाद होता है ऑडियो वीडियो। तो श्रव्य सहायक सामग्री, दृश्य सहायक सामग्री एंड ऑडियो वीडियो, यानी श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री, इन तीन में इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों, श्रव्य सामग्री क्या होगी? जिसमें हम अपनी श्रव्य इंद्रियों का प्रयोग करेंगे, यानी अपने कानों का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। जैसे कि क्या होता है? रेडियो है, ग्रामोफोन है, टेप रिकॉर्डर है, तो ये इसके अंतर्गत आते हैं। दृश्य में, जिसमें हम अपनी दृश्य इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, यानी अपने नेत्रों का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जैसे कौन कौन आते हैं? चित्र है, श्यामपट्ट, ग्राफ, फ्लेनल बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, ओके, और जैसे स्लाइड्स होते हैं। ठीक, तो इस टाइप की, या मूक फिल्में, ओके, जिसमें आवाज नहीं होती है, तो इस टाइप का आपकी क्या आते हैं? दृश्य सामग्री में आते हैं। श्रव्य दृश्य में कौन कौन होंगे? जैसे कि टेलीविजन, दूरदर्शन, ओके, और जैसे कोई फिल्म लगा दी जो कि समाचार संबंधी हो, ठीक, या चलचित्र की बात करें, तो ये सारे एग्जाम्पल है श्रव्य दृश्य सामग्री के। इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल मैंने इसको सिंपल वे में कैटेगराइज कर दिया है। तो शिक्षण सहायक सामग्री को आपको कैटेगराइजेशन पता लग गया है। एक परंपरागत, आधुनिक। परंपरागत में जो प्राचीन काल से चली आ रही है, और आधुनिक में जो आज के समय पे यूज की जाती है। ओके, और इसके अलावा जो एक और कैटेगराइजेशन है वो तीन वे में है। एक है श्रव्य, दृश्य, और अगला होता है श्रव्य दृश्य। ओके, अब इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं इनके दोस्तों उद्देश्य के बारे में। तो उद्देश्य क्या क्या है शिक्षण सहायक सामग्री के? देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री अध्यापन के दौरान शिक्षक द्वारा जिन वस्तुओं का प्रयोग में लाया जाता है, तो उन वस्तुओं का वो प्रयोग क्यों लाता है? ताकि उसका शिक्षण क्या हो? प्रभावी हो, रुचिकर हो, और बच्चों को मिलने वाला ज्ञान हो वो क्या हो? स्थायी हो। ओके, तो इसमें देखिए क्या क्या चीजें, इसके उद्देश्य क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले है ध्यान केंद्रित। देखिए, बच्चों को जब आप शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं और उसका बहुत इफेक्टिव वे में जब आप यूज करते हैं, तो बच्चे क्या होते हैं? ध्यान केंद्रित, यानी बच्चों का जो आप पाठ पढ़ा रहे हो उसमें उसका ध्यान जाता है, ध्यान उनका केंद्रित होता है। ओके, इसके बाद दूसरा जो उद्देश्य है वो क्या है? रुचि, यानी पाठ जो आप पढ़ा रहे हो उसके प्रति आपकी रुचि लाना। अगर आप शिक्षण सहायक सामग्री का बहुत अच्छे से प्रयोग करते हैं तो बच्चों को पाठ के प्रति क्या होती है? रुचि पैदा होती है। ओके, इसके बाद देखिए, तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत करना। जितने भी आपके पास सूचनाएं हैं या तथ्यात्मक हैं, जो भी तथ्यात्मक सूचनाएं हैं, आप उनको रोचक ढंग से शिक्षण सहायक सामग्री की मदद से प्रस्तुत कर पाते हो। ओके, इसके अलावा देखिए क्या है? छात्रों को अधिक क्रियाशील बनाने। ओके, अब आप शिक्षण सहायक सामग्री का जब आप प्रयोग करोगे तो उससे होता क्या है कि छात्र क्या होते हैं? अधिक क्रियाशील होते हैं। तो ये इसका क्या है? एक
उद्देश्य है। ओके, यानी छात्रों को अधिक क्रियाशील बनाना है। ओके, इसके बाद उद्देश्य सीखने की गति में सुधार। देखिए, सीखने की गति में भी सुधार आता है, बच्चे जल्दी से जल्दी सीखते हैं। आप जितना अच्छा शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करोगे, लाइक आप मॉडल का प्रयोग करते हो या प्रोजेक्टर का यूज करते हैं, चलचित्र का प्रयोग करते हैं, तो उससे क्या होता है कि बच्चे जल्दी सीखते हैं। ओके, यानी अधिगम की जो गति होती है वो क्या होती है, तेज होती है। अगर आप खाली पाठ्य पुस्तक का यूज करेंगे या कम शिक्षण सहायक सामग्री का यूज करेंगे तो उनकी जो सीखने की गति है वो मंद पड़ जाती है। ओके, इसके बाद अगला देखिए, जटिल विषय सरल रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए जटिल से जटिल विषय को आप बहुत सरलता से समझा सकते हैं शिक्षण सहायक सामग्री की मदद से। जैसे आपने देखा होगा कि भाई बायोलॉजी में ज्यादातर क्या होता है, मॉडल का उपयोग होता है, यानी प्रतिरूप का यूज होता है। तो प्रतिरूप की मदद से आप क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली जटिल विषय को बहुत सिंपल वे में बता सकते हैं। इसी तरह से फिजिक्स है, फिजिक्स में भी आप क्या कर सकते हैं, कई मॉडल का उपयोग करते हैं जहां पर आप बहुत इजीली आप क्या कर सकते हैं, मशीनों के कार्य के बारे में बता सकते हैं। ओके, जैसे सपोज करो भूगोल है, भूगोल में अगर आपको ज्वालामुखी के बारे में बताना है तो आप ज्वालामुखी का एक मॉडल बना सकते हैं। तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, इजीली बच्चों को जटिल विषय आसानी से समझा सकते हैं। मैथमेटिक्स में भी इसका यूज हो सकता है, जैसे कि आप ग्राफ बनाइए। ओके, तो ग्राफ की मदद से आप बहुत इजीली आप क्या कर सकते हैं, जटिल विषय को आसानी से समझा सकते हैं। ओके, इसके बाद आपका आता है अभिरुचि पर भी प्रभाव पड़ता है। और कैसा प्रभाव पड़ता है, आशानुकूलित, मतलब जो आपके आशा के अनुकूल है, मतलब अनुकूल प्रभाव पड़ता है अभिरुचि में। ओके, इसके बाद अगला आता है योग्यता अनुसार शिक्षा। योग्यता अनुसार शिक्षा का मतलब यह है दोस्तों कि बच्चा, जैसे अगर कोई बच्चे तीव्र बुद्धि के होते हैं, कोई बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं, ठीक, तो जो तीव्र बुद्धि है और मंद बुद्धि है उनके अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार इसमें शिक्षा देना भी इसका एक उद्देश्य है। क्योंकि जब आप शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे तो आप योग्यता अनुसार उनको शिक्षण कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आता है अमूर्त पदार्थ को मूर्त रूप। देखिए क्या होता है, बच्चे की जो इमेजिनेशन पावर है, जो उसकी सीखने की क्षमता है, यानी उसके सोचने की क्षमता है, बहुत ऊपर बढ़ जाती है। ओके, इसके अलावा देखिए निरीक्षण शक्ति का विकास, क्योंकि जब आप मॉडल आप दिखाते हैं या कोई भी चीज आप शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं तो उससे बच्चे की निरीक्षण क्षमता या निरीक्षण शक्ति का भी विकास होता है। ये भी इसके उद्देश्यों में आता है। तो दोस्तों ये है शिक्षण सहायक सामग्री के उद्देश्य। अब डिस्कस करते हैं एक एक करके श्रव्य, दृश्य और श्रव्य दृश्य सामग्री के बारे में। तो दोस्तों शिक्षण सहायक सामग्री में सबसे पहले आती है श्रव्य सहायक सामग्री। देखिए दोस्तों, श्रव्य सहायक सामग्री का मतलब ये है कि जिनमें केवल श्रव्य इंद्रियों का प्रयोग किया जाता है। श्रव्य इंद्रिय मतलब कानों का प्रयोग किया जाता है। ओके, यहाँ पर हमने 4 श्रव्य सहायक सामग्री दर्शाई है। सबसे पहले आती है दोस्तों मौखिक उदाहरण। कोई भी टीचर है, अगर वो एक अच्छा टीचर बनना चाहता है तो सबसे पहले उसको मौखिक उदाहरणों का बहुत अच्छे से प्रयोग आना चाहिए। देखिए कोई भी जटिल से जटिल टॉपिक है या कोई विचार है, उसको अगर हम वार्तालाप के माध्यम से सरल स्वरूप प्रदान करेंगे तो कैसे करेंगे, मौखिक उदाहरणों का यूज करके। ओके, तो आप जितने मौखिक उदाहरण देंगे उससे क्या होता है कि बहुत आसान हो जाता है और बच्चे क्या होते हैं आसानी से उसको सुनते रहते हैं या उसको उस विषय में आपकी रुचि लेते हैं। तो मौखिक उदाहरण सबसे बड़ी क्या है, आपकी सबसे पहली श्रव्य सहायक सामग्री। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों अगला आता है ग्रामोफोन। ग्रामोफोन आपने अगर देखा होगा तो ये आपका क्या है, सबसे पुराना उदाहरण है श्रव्य साधनों का। ओके, तो इसके माध्यम से जैसे कोई घटना है या कोई गीत, कहानी या विवरण है तो आदि इसके माध्यम से क्या होता है, सुना जा सकता है। जैसे इसमें एक गोल सी काली कलर की कैसेट से होती है। ओके, और उसके ऊपर इसको रख के चलाया जाता है। ठीक है, तो एक ग्रामोफोन है। ओके, इसके अलावा आता है टेप रिकॉर्डर। देखिए टेप रिकॉर्डर भी ग्रामोफोन का ही एडवांस रूप है। ठीक है ना, हम इसको कह सकते हैं इसका विकसित या वैज्ञानिक रूप है। ठीक है ना, इसके माध्यम से भी जैसे कोई महत्वपूर्ण भाषण है या सामग्री है उसको टेप करके स्थायी रूप में रख सकते हैं। ओके, तो टेप रिकॉर्डर का मतलब यह है कि वो रिकॉर्ड कर लेगा उन चीजों को, हम इसको स्थायी रूप से रखा जा सकता है। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट सामग्री शिक्षण सहायक सामग्री आती है वो आती है रेडियो। दोस्तों रेडियो का उपयोग बहुत वर्षों पूर्व से किया जा रहा है। यह एक अन्य श्रव्य साधन भी माना जा सकता है। इसके आधार पर छात्रों को महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में समय समय पर जानकारी प्रदान की जाती है। ओके, तो रेडियो का उपयोग देखिए जनरली सभी व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, इसके कारण क्या है, क्योंकि इसकी उपयोगी है, बहुत उपयोगी है और सबसे ज्यादा क्या है, इसमें खर्चा बहुत कम आता है। ठीक है ना, इसके माध्यम से हम जैसे राष्ट्र के सभी नागरिक हैं तो उनको एक साथ सामूहिक रूप से
से किसी विषय के संबंध में जानकारी प्रदान कर सकते हैं, इसलिए रेडियो एक बहुत बढ़िया शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में मानी जाती है। ओके, तो बात कर लेते हैं जरा इसमें कुछ फैक्ट्स की। जो मैंने यहाँ पर फैक्ट्स लिखे हैं ये एग्जाम के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है, तो इनको आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। देखिए इसमें क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले देखिए रेडियो के बारे में 1918 में द ली फॉरेस्ट थे, इन्होंने सबसे पहला रेडियो स्टेशन स्थापित किया था न्यूयॉर्क में 1918 में, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद पुलिस को खबर लग गई और उसके बाद इनका जो रेडियो स्टेशन है वो बंद कर दिया, ठीक है ना। तो एक हाईब्रिज इलाके में इन्होंने खोला था दुनिया का पहला रेडियो स्टेशन 1918 में न्यूयॉर्क में। आप नाम याद रखेंगे आप, ली द फॉरेस्ट। ओके, इसके बाद एक साल बाद इन्होंने सैन फ्रांसिस्को में 1919 में फिर से एक नए रेडियो स्टेशन की शुरुआत कर दी थी। ओके, तो ये चीज को आप ध्यान में रखेंगे। अब हम बात करते हैं भारत में। तो देखिए भारत में वैसे तो 1927 तक बहुत सारे रेडियो क्लब की स्थापना हो गई थी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए याद रखना सन 1936 में भारत में इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया, ठीक है ना, इसको आप ध्यान में रखेंगे, इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई, जो कि आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो में बदल गया, जिसको हम आज क्या आप जानते हैं, आकाशवाणी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा जाएगा भाई आकाशवाणी की स्थापना कब हुई इंडिया में, तो ये 1936 में हुई, ठीक है ना। किस नाम से, इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया। ओके, कुछ और अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो देखिए दोस्तों 1941 में सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो द्वारा जर्मनी से भारतवासियों को संबोधित किया था, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ था कि 1942 में आजाद हिंद रेडियो की स्थापना हुई, ठीक है ना, जो पहले जर्मनी से, फिर सिंगापुर और फिर रंगून से भारतीयों को क्या कर रहा था, समाचार लगातार प्रसारित करता रहा। तो 1942 में आजाद हिंद रेडियो की स्थापना। ओके, तो अगर हम कुछ और फैक्ट्स की बात करें तो देखिए दोस्तों 1947 में आकाशवाणी के पास केवल 6 रेडियो स्टेशन थे, केवल, यानी 11% लोगों तक उसकी पहुंच थी। लेकिन अगर हम आज के समय पे बात करें तो जो आकाशवाणी है उसमें आपके टोटल मिला के 223 या से ज्यादा आपके रेडियो स्टेशन और 99.1% लोगों तक इसकी पहुंच है। ओके, यानी 99.1% तक जो भारतीय हैं वो रेडियो को सुनते हैं। ओके, तो अब लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी, या इसको हम बोलेंगे कि इसकी हम कमी या इसको खूबी भी बोल सकते हैं, कि आजादी के बाद से अब तक भारत में रेडियो का इतिहास सरकारी रहा है, यानी सरकार के नियंत्रण में है। ओके, तो आजादी के बाद से भारत में जो रेडियो है वो सरकारी नियंत्रण में ही रहा है। ओके, तो इस चीज को आप ध्यान में रख लेंगे दोस्तों। ये है श्रव्य सहायक सामग्री, इनके बारे में आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला आता है दृश्य सहायक सामग्री। देखिए कोई चीज है अगर उसको हम सुनने की अपेक्षा देखेंगे तो ज्यादा समय तक याद रहती है। ओके, तो दृश्य सहायक सामग्री का सिंपल सा लॉजिक है कि वो सामग्री आप जहां पर हम अपनी दृश्य इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, यानी नेत्रों का प्रयोग करते हैं, कि कोई चीज अगर आप सुनने की अपेक्षा अगर आप उसको देखेंगे तो ज्यादा लंबे समय तक आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए कई टाइप की दृश्य सहायक सामग्री होती है, इनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आता है श्यामपट्ट। श्यामपट्ट का मतलब क्या होता है, ब्लैक बोर्ड। तो देखिए दोस्तों श्यामपट्ट के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अध्यापक का क्या है, एक विश्वसनीय मित्र है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट जो फ्रेंड होता है अध्यापक का वो आपका क्या है, श्यामपट्ट है। ओके, तो श्यामपट्ट का अगर कोई अध्यापक बहुत अच्छे तरह से प्रयोग करता है तो उसका शिक्षण उतना ही प्रभावशाली होता है। ओके, और वो उतना ही अच्छा शिक्षक कहलाता है। ओके, यानी एक शिक्षण कौशल में भी आपका आता है कि टीचिंग स्किल में आप किस तरीके से श्यामपट्ट का उपयोग करते हो। ओके, तो श्यामपट्ट से आप सीधी सीधी बात है कि आप इसका उपयोग जितने अच्छे तरीके से करेंगे उतना ही प्रभावी आपका शिक्षण होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये वैसे परंपरागत साधन में आता है, परंपरागत शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसका प्रयोग काफी लंबे समय से शिक्षण प्रदान हेतु करने हेतु किया जा रहा है और वर्तमान में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, तो जनरली आज के समय में तो आप देख रहे हैं जैसे ये भी आपका एक बोर्ड है, लेकिन ये आपका व्हाइट बोर्ड है, ये श्यामपट्ट नहीं है, ये आपका व्हाइट बोर्ड है। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पर हम मार्कर का प्रयोग कर रहे हैं। जनरली श्यामपट्ट में किसका प्रयोग किया जाता है, चौक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो इसके माध्यम से छात्रों के समक्ष में जो भी ज्ञान अगर आप उसको दे रहे हैं तो आप उसको स्थायी रख सकते हैं। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना आप ज्ञान दे रहे हैं इसको कम समय अंतराल में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान आप छात्रों को दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ श्यामपट्ट, यानी ब्लैक बोर्ड की मदद से आप इसको बहुत अच्छे से
अपनी जो टीचिंग है उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ओके, तो श्यामपट्ट सबसे पहले क्या आती है आपकी दृश्य सहायक सामग्री के अंतर्गत आती है। ओके, इसके बाद देखिए अगला आता है प्रतिरूप। प्रतिरूप को हम बोलते हैं मॉडल। ओके, तो अगर प्रतिरूप का अगर आप बहुत अच्छे से प्रयोग करते हैं, लाइक मॉडल का अगर आप बहुत अच्छे से प्रयोग करते हैं, तो आपका जो शिक्षण है उतना ही रुचिकर होगा, उतना ही प्रभावी होता है। ठीक है ना, जैसे कि हम जैसे कि दोस्तों जैसे हम बायोलॉजी का अध्ययन करते हैं तो वहां पर भी हम कई तरह के मॉडल बनाते हैं, तो उस मॉडल से हमें कई चीजें समझ में आती हैं। ओके, जैसे अगर हमने एनवायरनमेंट का अध्ययन करना है तो वहां पर भी प्रतिरूप का मॉडल का बड़ा महत्व हो जाता है। ठीक है ना, और कोई भी आपका जो मॉडल है उसको अगर आप प्रस्तुत करेंगे कक्षा में तो उससे छात्रों को वास्तविक वस्तु का भी ज्ञान हो जाता है। देखिए कई बार क्या होता है कि बड़ी बड़ी जो चीजें हैं वो आप डायरेक्टली क्लास में प्रेजेंट नहीं कर सकते। ओके, तो वहां पर क्या होता है कि मॉडल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अगर आप सपोज करो किसी डैम को अगर आप दिखाना चाह रहे हो, ठीक है ना, तो अब आप टिहरी डैम है, लाइक सपोज करो आप टिहरी डैम के बारे में बताना चाहते हो, तो सबसे बढ़िया कि आप उसका एक प्रतिरूप लेके छात्रों के समक्ष उपस्थित हो जाओ। ठीक है ना, अब आप टिहरी डैम को तो कक्षा में ला नहीं सकते, तो आपने क्या किया, उसका एक छोटे स्केल पे आपने एक प्रतिरूप बना दिया जिससे कि छात्र वास्तविक वस्तु को समझ पाएंगे। ओके, तो वास्तविक वस्तुओं को समझाने के लिए प्रतिरूप क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, इसी तरह से जैसे मैंने अभी बताया था कि भाई जैसे सपोज करो अपने भूगोल शिक्षण में सपोज करो ज्वालामुखी पर्वत के बारे में बताना है, तो उससे भी आप क्या कर सकते हो, उसका एक मॉडल बनाइए, उससे बहुत इजीली छात्र क्या होंगे, ज्वालामुखी पर्वत के बारे में समझ सकेंगे। ओके, तो प्रतिरूप के अंग व कार्य आदि को सरल व स्पष्ट भाषा में छात्रों को जब समझाया जाएगा तो वो वास्तविक वस्तुओं के बारे में अच्छी तरह से सीख पाएंगे और उनका जो ज्ञान होगा वो क्या होगा, स्थायी होगा। ठीक, इसके बाद अगला आता है वास्तविक वस्तुएं। देखिए वास्तविक वस्तुएं सिंपल है, एक तरीके से हम कहेंगे कि भाई जो प्रतिरूप है वो वास्तविक वस्तुओं को ही क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है। तो वास्तविक वस्तुएं अगर आप दिखाएंगे डायरेक्टली क्लास में तो उससे भी क्या होता है, बच्चों का जो ज्ञान होता है वो क्या होता है, स्थायी होता है। ठीक है ना, और उनको वो जो उनकी टीचिंग होती है वो क्या लगती है, रुचिकर लगती है। जैसे कि दृश्य सहायक सामग्री में जैसे दोस्तों सपोज करो फिजिक्स में अगर हमने दिखाना है कि भाई स्क्रू गेज कैसा होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, वास्तविक वस्तु यानी स्क्रू गेज को हम क्लास में लाके दिखा सकते हैं कि भाई देखो स्क्रू गेज इस तरह से होता है। वर्नियर कैलिपर्स के बारे में बता सकते हैं कि देखिए वर्नियर कैलिपर्स इस तरीके से होता है। अगर छोटे बच्चों को सिखाना है तो जैसे उनको मैथ्स में हमें बताना है कि भाई स्केल कैसा होता है दिखने में, या सपोज करो चांदा कैसा होता है, ठीक है ना, सेट स्क्वायर, और क्या कहते हैं जैसे प्रकार कैसा होता है। तो इस टाइप की जो चीजें हैं वो आपको उनको डायरेक्टली दिखा सकते हैं वास्तविक वस्तुएं, तो उससे भी क्या होता है कि शिक्षण और आपका प्रभावी हो जाता है और बच्चों को सीखने में भी आसानी होती है। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों अगला आता है बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड के बारे में भी आपको पता होगा, सूचना पट्ट, ठीक है ना, तो होता क्या है, प्लाईवुड होती है, ठीक है ना, ये एक मजबूत गत्ते का बना हुआ होता है। तो इसमें आप क्या करते हैं, कोई भी प्रदर्शन सामग्री को लगाने के लिए हम इसमें ड्राइंग पिन्स का उपयोग करते हैं। ड्राइंग पिन होती है तो वो आप इसमें इस तरीके से फिट करते हैं, तो वहां पर आपकी जो सूचना होती है वो आप इसमें क्या कर सकते हैं, अपनी कोई भी सूचना है उसको फिट कर सकते हैं। तो इसको ऐसी जगह पे रखा जाता है कि ताकि क्या कहते हैं सारे लोग इस सूचना को पढ़ सकें। ओके, जैसे सपोज करो एक स्कूल है तो स्कूल के मिडिल कैंपस एरिया में वहां पर आपके बुलेटिन बोर्ड्स लगे रहते हैं। तो बुलेटिन बोर्ड्स में आप क्या कर सकते हो, कोई सूचना है वहां पर आप सूचना को लगा सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा भी जैसे आप इसका स्कूल में भी जैसे क्लासरूम में वहां पर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि सपोज करो अगर आपको डेली न्यूज़ देनी है या कोई छात्रों की कुछ अपने जो उन्होंने रचनाएं बनाई हैं तो उसका भी आप प्रदर्शन बुलेटिन बोर्ड में कर सकते हैं। तो इससे होता क्या है कि जो दूसरे छात्र हैं उनको भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है और जो प्रतिभाशाली छात्र हैं उनकी भी प्रतिभा निखर के बाहर आती है। ओके, तो इसलिए बुलेटिन बोर्ड्स का उपयोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपकी दृश्य सहायक सामग्री के अंतर्गत आती है। ओके, इसके बाद आता है फ्लेनल बोर्ड यानी कि खादी बोर्ड भी इसको बोला जाता है। देखिए फ्लेनल का मतलब ही होता है खादी कपड़ा, तो ये भी आप एक तरीके से बुलेटिन बोर्ड की तरह ही है, यह भी प्लाईवुड का ही एक बना होता है, मजबूत गत्ते का, ठीक है ना। तो इसमें भी आपका क्या होता है कि भाई गोंद से फ्लैनल यानी खादी का कपड़ा चिपकाया हुआ होता है, ठीक है ना। तो फ्लैनल फ्लैनल कपड़े को आप इस कपड़े को इस तरीके से आप एक गत्ते के ऊपर आप चिपका देंगे और इस पर आप क्या करते हैं कि छोटे छोटे कार्डबोर्ड के टुकड़े
चित्रों को फ्लैनल बोर्ड पे चिपका देते हैं, तो उससे क्या होता है कि दिखने में बहुत सुंदर दिखता है अलग अलग कलर के। तो उससे भी क्या हो सकता है कि आप अपने जो शिक्षण को बहुत प्रभावी बना सकते हैं। उसमें भी कई जो चित्र हैं उनके माध्यम से आप बच्चों को, छोटे बच्चों के लिए ज़्यादातर फायदेमंद होता है, तो वहाँ पर आप अपनी जो जो टीचिंग स्किल्स हैं उनको आप निखार सकते हैं और अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं। तो फ्लैनल बोर्ड भी एक तरीके से बुलेटिन बोर्ड का ही एक दूसरा रूप मान सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए अगला आता है रेखा चित्र। देखिए रेखा चित्र का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे शिक्षण में। तो इसमें हम क्या करते हैं, रेखाओं और प्रतीकों द्वारा अंतर संबंध स्पष्ट किए जाते हैं, ठीक है ना। तो रेखा बना के या प्रतीक चिन्ह बना के वहां से भी आप क्या कर सकते हैं, अपने विषय को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। ओके, जैसे ज्यादातर मैथ्स में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। और इसके अलावा जैसे सपोज करो कोई विषय वस्तु है हमारा, उससे संबंधित कोई चित्र बनाना है और परिस्थितियों का या रेखाओं के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, ये सांकेतिक प्रदर्शन इसमें कर सकते हैं। तो रेखा चित्र भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ज्यादातर देखिए दोस्तों ये साइंस में यूज होते हैं रेखा चित्र भी, ठीक है ना। इवन ज्योग्राफी में भी इसका काफी यूज होता है, तो वहां पर आप समझ सकते हैं। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों अगला आता है मानचित्र यानी मैप। देखिए मैप के बारे में तो आप काफी लोग जानते होंगे। देखिए मानचित्र का उपयोग ज्यादातर इतिहास तथा भूगोल आदि विषय में विशेष रूप से किया जाता है, ठीक है ना। और इसका जो प्रयोग है अगर आप बहुत अच्छे से करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ईजी बना देता है इन सब्जेक्टों को सीखना। ओके, जैसे भूगोल में तो खासकर अगर आप मानचित्र का प्रयोग अगर बहुत अच्छे से करते हैं तो आपका ये विषय बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें ज्यादातर आपने देखा होगा कि भाई किसी राज्य विशेष की अगर आपने भौगोलिक स्थिति जाननी है या उसकी राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक स्थितियों का वर्णन करना है, तो मानचित्र का प्रयोग बहुत ही आसानी से किया करके आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हो, ठीक है ना। इवन अगर आपने वहाँ की जलवायु के बारे में भी देखना है तो बहुत आसानी से आप मानचित्र के माध्यम से समझ सकते हैं इनकी स्थिति के बारे में। ओके, तो किसी भी देश की अगर आपने सीमा के बारे में पता लगाना है, नदियों का ज्ञान पता लगाना है, ठीक है ना, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, मानचित्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो बहुत आसानी से ये चीजें आप सीख जाते हैं। ओके, तो मानचित्र भी किसके अंदर आती है, दृश्य सहायक सामग्री के अंतर्गत आती है। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों अगला आता है चार्ट एवं ग्राफ। देखिए वर्तमान में चार्ट का उपयोग भी शिक्षण हेतु विशेष रूप से किया जा रहा है। ओके, तो इसका उपयोग करके भी भाई शिक्षण को क्या कर सकते हैं, सुगम एवं प्रभावी बना सकते हैं। ओके, तो वैसे तो इनका प्रयोग ज्यादातर छोटी व उच्च कक्षाओं दोनों में किया जा रहा है, लेकिन ज्यादातर इनका प्रयोग उच्च कक्षाओं में किया जाता है। ओके, जैसे कि अगर हम बात करें जैसे ग्राफ है, तो ग्राफ का उपयोग ज्यादातर कहां किया जाता है, उच्च कक्षाओं में किया जाता है। ओके, अब जैसे ग्राफ है, ग्राफ को आपने देखा होगा कि ज्यादातर हम गणित में, मैथ्स में ग्राफ का उपयोग करते हैं, या अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में भी हम क्या करते हैं, ग्राफ का उपयोग करते हैं। स्पेशली सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स में भी ग्राफ का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। ओके, तो जैसे सपोज करो जैसे गणित है, गणित में कई सारे जैसे आपको डेफिनेशन है, परिमेय है या रेखा चित्र है, इनको दर्शाने के लिए भी आपका क्या होता है, ग्राफ का प्रयोग किया जाता है। अब किसी अर्थव्यवस्था, अगर जैसे सपोज करो अर्थशास्त्र की बात करेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था को दर्शाने के लिए भी ग्राफ का उपयोग किया जाता है। ओके, तो जैसे आपने सपोज करो इनकम और एक्सपेंडिचर का ग्राफ बना दिया, उससे पता लग जाता है कि भाई किसी देश में आपका इनकम और एक्सपेंडिचर कैसा है, जीडीपी के आंकड़े, तो उसमें हम किसका उपयोग करते हैं, हिस्टोग्राम का यूज करते हैं ना। तो कैसे यूज करते हैं, चार्ट और ग्राफ की मदद से करते हैं, ठीक है ना। दोस्तों जब भी आप ग्राफ और चार्ट का प्रयोग करते हैं तो उसका आकार ऐसा होना चाहिए कि भाई कक्षा के सभी छात्रों को वो भली भांति दिख सके। ऐसा नहीं कि बहुत छोटा बना दिया कि लोग उस जो छात्र हैं उसको देख नहीं पा रहे हैं। ओके, और उसमें क्या होना चाहिए कि प्रॉपर स्केल में बनना चाहिए, ठीक है, तभी जाके वो उपयोगी होगा, क्योंकि ग्राफ की मदद से बहुत ईजी हो जाता है चीजों को समझना, और इससे हम आंकड़ों का विश्लेषण भी बहुत ईजी से कर पाते हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है क्या बताता है, बचाता है, समय बचाता है, ठीक है ना। तो अगर इससे समय भी बहुत बचता है, लेबर बहुत बचता है, कॉस्ट बहुत बचती है, ठीक है, तो ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इकोनॉमिक्स में और मैथमेटिक्स में तो इसका बहुत ही वाइटल यूज होता है। ओके, और जितना कोशिश करनी चाहिए कि भाई जो चार्ट और ग्राफ है उसको आप जितनी शुद्धता से प्रस्तुत करेंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है ना। और इसके अलावा जो चार्ट और ग्राफ है इसका प्रयोग ना केवल शिक्षक करे, इसको बच्चों को भी सिखाना चाहिए। जितना आप छात्र चार्ट और ग्राफ का यूज करना सीखेंगे उतना ही उनके लिए अच्छा रहेगा और उतना ही शिक्षक का शिक्षण प्रभावी होगा। ओके,
इसके बाद देखिए दोस्तों अगला आता है चित्र। देखिए चित्र का उपयोग तो भाई सामान्यतः सभी प्रकार के विषयों में किया जा सकता है। ओके, तो ऑलमोस्ट इसका जो फील्ड है वो लिमिटेड नहीं है, चित्र तो आपका ऑलमोस्ट हर जगह किया जाता है। लेकिन आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, देखिए चित्र को हमेशा विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक, ताकि जो बच्चे हैं उनको विषय वस्तु का हम कह सकते हैं प्रभावी ज्ञान प्रदान किया जा सके, ताकि वो ज्ञान हमेशा क्या रहे, स्थायी रहे, ठीक है ना। हमेशा चित्र कोशिश करें कि आकर्षित हो, ठीक, जिससे छात्र अपना ध्यान उसकी ओर एकत्रित कर सके। ओके, तो जब देखिए खासकर ये चित्र का उपयोग तब किया जाता है जब बच्चे खासकर क्लास में बोर हो रहे हो, तो उनका ध्यान नहीं लग रहा, तो आप एक बहुत अच्छा चित्र उनके सामने प्रेजेंट करके बहुत अच्छी तरीके से अपने शिक्षण को रुचिकर बना सकते हैं और प्रभावी बना सकते हैं। ओके, और इसके अलावा जैसे चित्र भी आपका इस तरीके से होना चाहिए जो अपने आप में पूरे टॉपिक के बारे में बता दे। ओके, तो अपने आप में ही उसमें क्या होना चाहिए, पूरी विषय वस्तुओं को अपने आप में समेटे हो, ठीक है ना। तो अपने आप में ही अगर वो पूरा ज्ञान प्रदान करेगा तो आधा काम शिक्षक का वैसे ही कम हो जाएगा। ओके, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि चित्र का उपयोग भी क्लास में आपका किस तरीके से किया जाना चाहिए, और चित्र भी आपकी क्या है, महत्वपूर्ण दृश्य सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों अगला आता है ग्लोब। देखिए ग्लोब के बारे में आप सभी लोगों ने शायद देखा भी होगा। ग्लोब का उपयोग ज्यादातर कहाँ यूज होता है, ज्योग्राफी में यानी भूगोल में इसका यूज होता है। होता कैसा है दोस्तों, गोल आकृति पर यह क्या होता है, त्रिपक्षीय चित्र होता है, यानी 3 डायमेंशन फिगर होता है। ओके दोस्तों, अगर हम ग्लोब की बात करें तो ग्लोब पृथ्वी के धरातल का शुद्धतम रूप से प्रतिनिधित्व करता है। ओके, तो इसका प्रयोग ज्यादातर उस समय करना चाहिए जैसे आपको सपोज करो डिस्टेंस है या आकार है या दूरी है, स्थान, दिशा, भूमि, इसकी बनावट के बारे में, या सागर, ठीक है ना, इनकी सापेक्षिक समस्याओं का जब आपको प्रतिनिधित्व करना हो तब जाके इनका उपयोग करना चाहिए। ओके, तो देखिए दोस्तों ग्लोब के द्वारा हम क्या क्या चीजें पढ़ सकते हैं, जैसे पृथ्वी की आकृति के बारे में आपको इसके बारे में पता लगता है, उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध इसके बारे में आप पता लगा सकते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं, ठीक है ना, पृथ्वी की गति, इसके बारे में आप ये सारा आप क्या कर सकते हैं, ग्लोब के माध्यम से समझ सकते हैं। तो ग्लोब भी बहुत इंपॉर्टेंट दृश्य सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला आता है स्लाइड्स। देखिए स्लाइड्स क्या है आपका, तो स्लाइड्स का मतलब एक ऐसा यांत्रिक उपकरण है जिसकी मदद से बालक प्रत्येक चीज को बड़े आकार में पर्दे पर देखते हैं। ओके, तो जब बालक उसको बड़े आकार में पर्दे पर देखता है तो जो उससे प्राप्त उसका जो ज्ञान होता है वो हमेशा क्या होता है, स्थायी होता है, ठीक है ना। तो आप जैसे स्लाइड्स है इसकी माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, चित्रों को आप एक के बाद एक प्रदर्शित करते रहते हैं, स्लाइड्स आप उनके बना देते हैं, और उससे क्या होता है, बच्चा विषय वस्तु को बहुत आसानी से समझ सकता है। ओके, तो होता है क्या, इसमें छोटे फोटो होती है नेगेटिव रोल, उसको क्या करते हैं, कांच पर कैमरे के द्वारा आप क्या करते हैं, उतारे गए चित्र होते हैं, ठीक है ना, जिसको आप प्रोजेक्टर के द्वारा बार बार आप क्या करते रहते हैं, दिखाते रहते हैं, ठीक। तो ये आपकी क्या होती है, स्लाइड्स होती है, ठीक। इसके बाद देखिए दोस्तों अगली होती है मूक फिल्म। मूक फिल्म का मतलब है कि आपके सामने एक वीडियो चलेगी, एक फिल्म होगी, और वो क्या होगी, मूक होगी, यानी कोई क्या नहीं होगी, आवाज नहीं होगी, वो खाली क्या होगी, दृश्य सामग्री का उदाहरण होगी, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं दृश्य सहायक सामग्रियां। तो ये सारी की सारी आपकी दृश्य सहायक सामग्रियां बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों अगली आती है दृश्य श्राव्य सामग्री, यानी कि ऑडियो वीडियो सामग्री। देखिए दृश्य श्राव्य सामग्री वो सामग्री कहलाएगी जिसमें बालक अपनी दोनों इंद्रियों का प्रयोग करता है, श्रव्य का भी और दृश्य का भी, यानी कानों और नेत्रों दोनों का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों आप ये जानते हैं कि कोई वस्तु सुन के और देख के ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है चलचित्र। देखिए चलचित्र के द्वारा छात्रों को ऐसे विषयों के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है जिन्हें बताया जाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो देखा जा गया है कि भाई छात्र सुनने में उतनी रुचि नहीं रखते जितना रुचि देखने और सुनने दोनों में होती है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि भाई इन दोनों से आपके ध्यान में एकाग्रता बढ़ती है। तो अगर आप ऑडियो वीडियो का प्रयोग करेंगे तो उससे आपका क्या होगा, शिक्षण बहुत ही प्रभावी होगा और सुगम होगा, और जो छात्रों को प्राप्त ज्ञान है वो हमेशा क्या होगा, स्थायी होगा, ठीक है ना। तो चलचित्र, ऑडियो वीडियो
की बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो चलचित्र जब भी आप उपयोग करें तो क्या क्या चीजों का आपने ध्यान में रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर किसी छात्र द्वारा आग्रह किया जाए कि भाई चलचित्रों का प्रदर्शन दोबारा करो, तो हो सके तो उसको करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भाई छात्र अपना ध्यान आसानी से चलचित्र में नहीं लगा पाता, ठीक है ना। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, दोबारा से चलचित्र का प्रदर्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। और साथ ही समय समय पर छात्रों का मूल्यांकन भी करते रहना चाहिए, ठीक है ना, जिससे कि आपको पता लग जाएगा भाई किस छात्र द्वारा कितना अधिगम किया गया। जैसे सपोज करो आप कोई चलचित्र चला रहे हैं, तो आप उसको बीच में रोक के आप छात्रों से बीच बीच में पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। तो उससे आपको पता लगेगा कि हाँ, ये जो छात्र हैं चलचित्र पर ध्यान दे रहे हैं और उन लोगों ने कितना सीखा। ओके, उसके बाद भी सपोज करो अगर आपने चलचित्र का प्रदर्शन खत्म कर दिया, तो उसके बाद भी अगर छात्रों में अगर कोई शंका है तो आप उसको आसानी से दूर कर सकते हैं। ओके, आपको उनको पूछने का, प्रश्न पूछने के मौके देने चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि उनका ज्ञान होगा, ज्ञानवर्धन होगा और उनको विषय में रुचि बनी रहेगी। ओके, तो ये चीजें आपकी चलचित्र में ध्यान में रखनी चाहिए, और ध्यान रहे कि चलचित्र हमेशा इस प्रकार के हों कि भाई वो छात्रों में उत्सुकता और रुचि को बनाए रखे और उनका विकास करें। ओके, इसके अलावा देखिए चलचित्र के माध्यम से आप हमेशा कोशिश करें कि जो आपकी पाठ्य वस्तु है या पाठ्यक्रम है वो पूरा कंप्लीट हो, उसमें आपका जो टॉपिक है वो बहुत प्रभावशाली ढंग से रिप्रेजेंट हो। तो इससे क्या होगा कि जो छात्र हैं ज्यादा सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। वैसे देखिए दोस्तों, अगर देखा जाए तो चलचित्र का प्रयोग काफी पहले से हो रहा है, लेकिन शिक्षण में अगर हम चलचित्र के प्रयोग की बात करें तो पहला जब विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद से ही चलचित्र का प्रयोग होने लग गया था। लेकिन 1931 से अगर हम देखा जाए तो 1931 से चलचित्रों का प्रयोग शिक्षण में बहुत तेजी से उपयोग में आया है। ओके, तो 1931 के बाद से चलचित्रों का प्रयोग बहुत तेजी से शिक्षण कार्यों में होना स्टार्ट हुआ था। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों, दूसरा आता है टीवी या दूरदर्शन। देखिए टीवी यानी टेलीविजन, आप सभी लोग जानते हैं कि टेलीविजन आज के समय में कितना इंपॉर्टेंट है। टेलीविजन जनसंपर्क का अत्यंत प्रभावशाली माध्यम है। ओके, इसके द्वारा आप समाचार पत्र है, रेडियो, सिनेमा आदि सभी की एक साथ पूर्ति हो जाती है, होती नहीं होती है। अब आपको रेडियो की जरूरत नहीं है, आपको समाचार पत्रों की जरूरत नहीं है, सिनेमा की जरूरत नहीं है, सारा काम टीवी कर देता है। ओके, और इसके माध्यम से सरकार नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक आदि पक्षों की जानकारी देता रहता है। ओके, इसके अलावा देखिए दोस्तों, जो दूरदर्शन है उसके द्वारा भी देश में हो रही विभिन्न घटनाओं का ज्ञान केवल कुछ समय पे ही घर बैठे प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही आधुनिक तकनीक के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षण सहायक सामग्री है। ओके, थोड़ा सा इसके जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। देखिए टीवी का जो आविष्कार है जेएल बेयर्ड ने 1925 में किया था। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम भारत में बात करें तो भारत में 15 सितंबर 1959 से 15 सितंबर 1959 से दिल्ली दूरदर्शन केंद्र की स्थापना के संग भारत में टीवी की शुरुआत हुई थी। ओके, इस फैक्ट को आप ध्यान रखेंगे कि भारत में दूरदर्शन कब से आया, 15 सितंबर 1959, ठीक है ना। लेकिन इसका अगर हम बात करें व्यापक प्रसार की, तो व्यापक प्रसार दोस्तों इसका हुआ था 1982 में, ठीक है ना। 1982 में इसका बहुत व्यापक प्रसार हुआ था। ओके, क्यों हुआ था? इसका व्यापक प्रसार इसलिए हुआ था क्योंकि उस समय पे भारत में एशियाई खेल का आयोजन हुआ था। तो उस समय पे एशियाई खेलों के आयोजन में इसका बहुत ज्यादा व्यापक प्रसार हुआ था, यानी इसका एडवर्टीजमेंट हुआ था। ओके, आज के समय में अगर आप बात करें तो दूरदर्शन 86 देशों में, 86 देशों में फैला हुआ है, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ और भी फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, डीडी इंडिया 14 मार्च 1995 में स्टार्ट हुआ। और हम बात करते हैं इसे प्रसार भारती की, तो प्रसार भारती का गठन हुआ था 23 नवंबर 1997 को। ओके, तो डीडी इंडिया 1995 में आया, प्रसार भारती आया 1997 में। और आज की हम बात करें तो जो डीटीएच और डीडी डायरेक्ट है, जिससे हमें निःशुल्क एक तरीके से डीटीएच सेवा मिलती है, जो कई सारे चैनल फ्री में आते हैं ना, आप देखते होंगे। आप डीटीएच अगर आप सेवा की हम बात करें तो वो 16 दिसंबर 2004 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना। तो ये आपके हैं टीवी, दूरदर्शन। देखिए जनरली होता है क्या है कि जो रेडियो तरंगे होती हैं वो आयन मंडल में जाती हैं और वहां से परावर्तित होके
दूसरे स्टेशन पे पहुंचती है, तो उसके कारण ही हम आसानी से दूरदर्शन को देख पाते हैं। ओके, तो दोस्तों ये थी शिक्षण सहायक सामग्रियां यानी कि टीचिंग एड्स। आई होप कि टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है संप्रेषण, जिसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।